बड़ी खबर लखनऊ से, जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। तो आरोपी मोहम्मद शरीफ लखनऊ से गिरफ्तार। एसटीएफ ने शातिर ठग को विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया। ड्रीम्स ग्रुप के नाम से कंपनी चलाता था शातिर शरीफ। पुलिस ने इस पर घोषित किया था 40,000 रुपए का इनाम। ड्रीम्स कंपनी से पहले शाइन सिटी, हेलो राइड, इंफिनिटी वर्ल्ड और वास्तुम कंपनियों में काम करके जनता के 60 करोड़ रुपए ठग चुका है शातिर। मोहम्मद शरीफ के खिलाफ विभूतिगंज थाने में दर्ज हैं कई एफआईआर। वहीं मंडमपुरम गोल्ड लोन कंपनी से करोड़ों की डकैती डालने वाले गैंग का सरगना नरेंद्र उर्फ लाला अब 50,000 का इनामी हो गया है। आईजी नवीन अरोड़ा ने उस पर इनाम घोषित कर दिया है। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किए जाने के लिए फाइल एडीजी ऑफिस भेज दी गई है। जल्द उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो जाएगा। 4 दिन पहले आगरा के कमला नगर के मंडमपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में बदमाशों ने डकैती डाली थी और पुलिस ने वारदात के 75 मिनट बाद ही एतमादपुर में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया था। बदमाशों से 7.5 किलोग्राम सोना और 1.65 लाख रुपए भी बरामद हो गए थे। गैंग का सरगना और मास्टरमाइंड नरेंद्र उर्फ लाला और उनके 3 साथी अब भी फरार हैं। इसमें अभी हमारे कम से कम 3 से 4 अपराधी ऐसे हैं जो शेष है। 5 से 6 लोग 100% इस घटना में शामिल हैं। इसमें हमें सिर्फ यह देखना है कि 6 के 6 इन्वॉल्व हैं। 5 की तो पुष्टि हो ही गई है कि 5 लोग हैं और 6वें का क्या रोल है। इसके अलावा ऐसा तो नहीं कि कोई और साथी इनका बाहर था जो कोऑर्डिनेट कर रहा था अंदर चीज़ों को, तो अभी वो सब हमें नहीं जानकारी हुई है क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ फायर में हमें पूछताछ का समय नहीं मिल पाया। तो अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से तो इसी ने गैंग को ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ लेके आया है। अब इसका जो स्थानीय सपोर्ट अगर किसी ने किया हो, उस गैंग के प्लानिंग में अगर इसका कोई सपोर्टिव हैंड है, वो जानकारी अभी हमें करने बची है। वहीं कानपुर में क्राइम ब्रांच ने दूसरों के नाम पर बाइक फाइनेंस कराकर बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर 19 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर लोगों से कागजात ले लेते थे और फिर इन कागजातों के आधार पर बाइक को फाइनेंस कराकर दूसरे लोगों को बेच देते थे। ये लोग 5 से 10,000 रुपए का लालच देकर जरूरतमंदों को अपनी जाल में फंसाते थे। ब्रांच और थाना चकेरी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ये भोले भाले और गरीब लोगों से जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या किराए के मकानों में रहते हैं, इनसे पता करते थे कि पैसों की ज़रूरत है और ये आश्वासन देते थे कि पर्सनल लोन उनको बैंक से या फाइनेंस कंपनी से दिलाया जाएगा। तो इस बहाने इनके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते थे और इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फाइनेंस कंपनी और बैंक के माध्यम से एक लोन करवाकर महंगी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर गाड़ियाँ ये कराते थे। ऐसी 20 गाड़ियों को, नई गाड़ियों को बरामद कर लिया गया है और इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एक संदीप राठौर नाम का अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है। आईसीएमआर ने मंगलवार को देश में हुए चौथे सीरो सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। यह सर्वे जून से लेकर जुलाई के बीच किए गया है, जिसमें 67.6% सीरो प्रिवलेंस पाया गया। आईसीएमआर ने जानकारी दी है कि देश के 40 करोड़ आबादी को अभी भी कोरोना होने का बना हुआ है खतरा, जबकि 2/3 लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। ये सीरो सर्वे 21 राज्यों के 70 जिलों में 28,975 लोगों पर किया गया था। आईसीएमआर ने कहा है कि लोगों को अभी भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और अगर जरूरी नहीं हो तो यात्रा ना करें। आईसीएमआर ने उन्हीं लोगों को यात्रा करने की सलाह दी है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। वहीं जालौन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो खौफ पैदा करने वाली है। यहां कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई, जिसे देखकर लगता है कि यहां कोरोना को निमंत्रण दिया जा रहा है। दरअसल यहां बड़ी तादाद में लोग टीकाकरण कराने पहुंचे थे और स्लॉट में उतने लोगों की व्यवस्था नहीं थी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। मामला कोंच तहसील के सीएचसी कोंच का है। वैक्सीन के लिए बिना मास्क के उमड़ी लोगों की जबरदस्त भीड़। अपने परिवार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी और अपशब्द बोलने के मामले में यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पूर्व मंत्री नारद राय और अंबिका चौधरी पर जुबानी हमला बोला।
बलिया में ब्लॉक प्रमुखों के शपथ ग्रहण के दौरान मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बिना नाम लिए नारद राय और अंबिका चौधरी के नाम लिए। दोनों नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों नेताओं को गाली देने के मामले में जेल जाना पड़ेगा। जखना विधानसभा की जनता ने बैलेट से देख के देखा, तुमने गाली दिए हो, तुम्हारी गाली को मैं स्वीकार करता, लेकिन मेरी माँ मेरी बेटी का पीड़ा एक ही, तुम नरही थाने पे गोली चलाए, मुझे कोई फक्र नहीं था, तुम हमें टारगेट करके गोली चलाए। राजनीति मैं करता हूं तो मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को जिस तरीके से भक्त सब भाषा में तुमने गाली देने का काम किया, मैं उसका स्वागत करता हूं। उस चुनौती को मुझे स्वीकार है, लेकिन कष्ट यही है कि राजनीति मैं कर रहा हूं, मुझसे लड़ो, मेरे परिवार तक न जाओ। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता पर समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली ने कहा है कि यूपी के लोग बहुत जागरूक हैं। महबूब अली ने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी बंगाल से गया गुजरा नहीं है, जहां के लोगों ने विधानसभा चुनाव में ओवैसी को हराकर वापस भेज दिया। सपा नेता महबूब अली ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जानती है ओवैसी किसके लिए काम करते हैं। आप पहला इतिहास उठा लीजिए, और ये पहली बात तो बंगाल से गया गुजरा नहीं है उत्तर प्रदेश। बंगाल के लोगों ने जो औकात बताया है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जागरूक हैं। और पहला इतिहास उठा लीजिए, लड़ाई थी लोग, क्या मिला था, मुझे इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। वहीं श्रावस्ती से भाजपा विधायक रामकिरण पांडे ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि मायावती दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी है। नहीं होगा, आप लोग देख चुके हैं, इन्होंने 2007 के पहले भी ब्राह्मण कार्ड खेला था, और इन्होंने उस समय नारा दिया था कि उससे पहले जब 97 में हुई थी तो इन्होंने नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चाट। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी की बदौलत सत्ता में आई और सत्ता के बाद में जब ये पलटी मार गई। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सोनभद्र में सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी ही इसे पूरा करा सकते हैं। संजय निषाद ने एक बार फिर भाजपा से निषाद पार्टी को डिप्टी सीएम पद की मांग की। हमारे लोग तो हमें सीएम बनाने के लिए, हमारे लोगों का नारा है कि हम अपने वोट से सीएम और पीएम लेंगे, आरक्षण से एसपी और डीएम लेंगे। तो हमारे लोगों का तो हमें सीएम बनाने का चल रहा है प्रोग्राम। हमसे दलदल में रहने वाले अगर सीएम बना सकते हैं, हमसे पहुआ वोट वाले सीएम बना सकते हैं, तो जरूर। अभी मेरे लोगों ने सलाह दिया भारतीय जनता पार्टी को कि कम वोट वाले को अगर आप सीएम प्रोजेक्ट करके डिप्टी सीएम जीत है तो चौथे नंबर पर देखो हम मित्र हैं, सुख दुख में साथ देने वाले हैं। निषादों को दुख देके कोई सुख नहीं पा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि राज कुंद्रा जैसे लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को लेकर राजू श्रीवास्तव ने कहा कि अपने यहां वेब सीरीज में काफी गंदगी दिखाई जाती है। भोजपुरी फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग, गंदे गाने के खिलाफ मैंने सीएम योगी से भी शिकायत की है। आपको बता दें कि पोर्न फिल्म बनाने और उन्हें अलग अलग ऐप्स पर प्रकाशित करने का मामला इस साल फरवरी में सामने आया था और मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसे लेकर शिकायत दर्ज की थी, जिस पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए पोर्नोग्राफी से जुड़ी एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था और कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, अपने यहाँ वेब सीरीज में तो खूब गंदगी है, काफी नंगापन दिखाते हैं ओटीटी पे। उधर भोजपुरी फिल्म वाले अश्लीलता दिखाई रहे हैं, डबल मीनिंग डायलॉग, गंदे गंदे गाने, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ भी उठाई है, मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी की है। और अब ये राज कुंद्रा का ये गंदापन सामने है। अब ये लोग पैसा कमाने के लिए अपना धर्म ईमान बेच रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं। देश की सभ्यता से और संस्कार से इनका कुछ लेना नहीं, इनको बस पैसा मिलना चाहिए। रेरा ने बायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए अब सख्त रुख अपना लिया है और बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने वाले करीब 250 बिल्डरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ आरसी जारी कर दी गई है और उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया है ताकि ऐसी प्रॉपर्टी को बेचकर बायर्स का पैसा वापस किया जा सके। साथ ही रेरा ने कहा है कि बायर्स अपनी एसोसिएशन बनाकर रेरा के पास आएं ताकि उन्हें बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिए जाएं
और वो उसे कंप्लीट करा सकें। रेरा के सख्त रुख से बिल्डर खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बायर एसोसिएशन को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। जहां पर कि प्रमोटर मौजूद है परंतु वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाया, उस वजह से आरसी जो है वो जारी हुई रिफंड के बाद। दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल अबेंडन टाइप के हैं, मतलब स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ एक में तो ये भी नहीं पता चल पाया कि ये अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट का प्रमोटर कौन है, क्योंकि वो हमारे पास कभी आज तक बार बार बुलाने पर भी नहीं आया। तो इस तरह के भी जो है वो केसेस हैं। हाल में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो है सील करेंगे और फिर उसके बाद जिलाधिकारी उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेगा और उससे जो पैसा आएगा वो हम बायर्स को वापस करेंगे। वहीं मथुरा में एक दुकान में भीषण आग लगने से उसमें रखा पेंट जलकर राख हो गया। आग की घटना थाना बरसाना से चंद कदमों की दूरी पर बरसाना के मुख्य बाजार की है, जिसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। यह आग 2 मंजिला मकान के नीचे वाले हिस्से में लगी, जिसमें दुकान थी, और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बाद में फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया। मुरादाबाद से रेलवे पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर वाकई हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आएगा। दरअसल रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष आनंद राजकीय रेलवे पुलिस लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान यहां तैनात पुलिसकर्मियों से जब उन्होंने राइफल अनलोड करने के लिए कहा तो वो ऐसा नहीं कर पाए, जिसके बाद दूसरे पुलिस अधिकारी ने पुलिसकर्मी का राइफल लेकर उसे अनलोड किया, लेकिन तब तक यह तस्वीर मीडिया के कैमरों में कैद हो चुकी थी। तैयार है। तो ये है वो तस्वीर जिससे पुलिस कर्मियों की फजीहत हो रही है। मुरादाबाद की यह तस्वीर है जहां राइफल अनलोड करने के लिए कहा गया तो इसमें नाकाम दिखे पुलिसकर्मी। एसपी जीआरपी मुरादाबाद के साथ उनके जो भी एसएचओ हैं, जितने भी थानाध्यक्ष हैं, उनके जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग करने के लिए उसी क्रम में आज मैं पुलिस लाइन जीआरपी आया हूँ, बेसिकली ये देखने के लिए कि हम लोगों के जो जवान की मेहनत से काम करते हैं उनके लिए क्या चीज़ ऐसी है जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। वहीं कासगंज में रेप के आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और आरोपी देवेंद्र ने बैरक के बाहर जंगले में गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या की। इस सूचना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आरोपी पर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप का आरोप था और 12 जुलाई 2021 को ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मृतक सोरों क्षेत्र के हरपालपुर गांव का रहने वाला है। वहीं मृतक की बहन ने भाई को जेल में मारकर लटकाने का आरोप लगाया है। 366 7 बजे 5 को सुबह जेल खुलने पर 6:15 बजे के करीब हुई है आत्महत्या। अस्थायी कारागार में था। जेलर संदीप जो है भास्कर मुख्य कारागार से कार्य निपटा करके अस्थायी कारागार में लाया करने और बंदी कराने गए, उन्होंने पाया कि उनकी आत्महत्या कर लिया है। विस्तृत जाँच चल रही है। बंदी के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, वो आ गए हैं। बंदी की डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। वहीं सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.5 करोड़ रुपए की कीमत की 1 किलो 102 ग्राम स्मैक बरामद की। सहारनपुर के नानोता थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ये स्मैक बरामद हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी भागने में कामयाब रहा, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान जो चलाया जा रहा है, उसी क्रम में यहाँ पर थाना नानोता टीम द्वारा कल इसमें यहाँ पर मुखबिर की सूचना पर कस्बे में एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके पास से करीब 1 किलो 1100 ग्राम करीब, जिसकी कीमत लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1.5 करोड़ है, उसके साथ उसको पकड़ा गया है।
और इसी के साथ ये जिस वाहन पे था एक ट्रैक्टर, वो भी इसमें बरामद किया गया है, जिस ट्रैक्टर में ये छुपा कर ले जा रहा था बेचने के लिए। और इसी में इसका जो एक साथी है वो अभी जो है वो भागने में अभी कामयाब हुआ, जिसको हम लोग तलाश कर रहे हैं। वहीं देवरिया में एक दरोगा की मुश्तैदी ने महिला की जान बचा ली। दरअसल हुआ ये कि महिला ने जहर खाने का वीडियो बनाकर बनारस में अपनी चाची को व्हाट्सएप कर दिया। तभी चाची ने देवरिया पुलिस को लोकेशन की जानकारी दी, जिसके बाद देवरिया पुलिस फौरन उस महिला के घर पहुंच गई और गेट नहीं खोलने पर बाउंड्री वॉल पार करके कमरे तक पहुंची। फौरन महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां अब वो खतरे से बाहर। मामला बरहज थाना क्षेत्र के तिवारीपुर गांव का है। खबर उन्नाव से, जहां भाजपा विधायक अनिल सिंह के बड़बोले बयान सामने आए हैं। पूर्वा ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण के दौरान अनिल सिंह ने कहा कि यहां हम लोग जो कर रहे हैं प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इतने लोग इकट्ठा हैं, हम स्वीकार करते हैं कि ये उल्लंघन है। हमारा प्रमुख जीता है, सीट पर बैठाने का काम हुआ है। उल्लंघन करेंगे तो मुकदमा हम लोगों पर लिख देना। भाई क्या बताएं। बैठाने का काम हुआ है तो उल्लंघन करे। चाइना वाले हमेशा कोई न कोई घटती माल भेज देते हैं, जिससे इंडिया वाले परेशान रहते हैं। परेशान करके रख दिया। फूफा घरे नहीं आ पा रहे, बाजारे नहीं ला पा रहे, जीजा आ नहीं पा रहा है, दीदी पहुंच नहीं पा रहे। इतना बड़ा माल यहाँ भी ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है कि हम लोग एकदम बिल्कुल बैठे मत कोई जाने। ये सब प्रोटोकॉल का उल्लंघन चल रहा, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा कार्यक्रम है, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी का इस क्षेत्र में इस ब्लॉक पे बैठाने का काम हुआ है, तो उल्लंघन करेंगे तो मुकदमा भाई हम लोगों को लिख देना। वहीं पिछले कई दिन से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी तबाही का असर देखने को मिल रहा है। लगातार भारी बारिश से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और पहाड़ दरकने से हाईवे और अन्य रास्ते बंद होने की खबरें आ रही हैं। इधर टनकपुर चंपावत के मध्य चलथी के पास मलबा आने से हाईवे पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीनें आदि की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। रास्ता साफ करने के लिए मशीनें लगाई गई। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं प्रदेश के तमाम शहरों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। ये दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीतापुर की है, जहां बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश की वजह से कलेक्ट्रेट, विकास भवन, अदालत परिसर, ट्रेजरी और तहसील तक सब कुछ मानो जलमग्न हो गया है और लोग परेशान। दूसरी तस्वीर श्रावस्ती जिले की है, जहां बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे कुछ लोगों ने सड़कों पर बसेरा बना लिया। वहीं बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा किनारे बसे लोगों को नुकसान पहुंचा। गंगा के कटान से 4 मकान गंगा में ही समा गए। कई घर गंगा के कटान की कगार पर हैं और खतरे के जद में हैं, जिससे डरे सहमे लोगों ने मकान खाली कर दिए। उधर मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक के जेतिया, फिरोजपुर समेत 20 गांव के लोग पिछले 20 साल से गांगन नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी, जिसके बाद गांव वालों ने आपस में पैसे इकट्ठा करके गांगन नदी पर लकड़ी का एक कच्चा पुल बना लिया है। अब लोग इसी के जरिए मुरादाबाद शहर आते हैं और जाते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में गांगन नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ये कच्चा लकड़ी का पुल हटाना पड़ जाता है। ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुल न होने से मुरादाबाद शहर जाने के लिए 13 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कल बकरीद है। लखनऊ में इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार आयोजन में एक जगह 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। मुस्लिम समुदाय को किसी भी तरह से अफवाह से बचने की हिदायत दी गई है। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं से यह खास अपील कराई गई है कि बकरीद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मनाएं। वहीं लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने बताया कि राजधानी लखनऊ में कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। लखनऊ में बकरीद का त्यौहार अच्छे से संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। सभी मस्जिदों के इमामों से
वार्ता कर ली गई है। सभी जो धर्मगुरुओं से बातचीत कर ली गई है, जिससे कि यदि उन्हें किसी किस्म की दिक्कत है, कहीं पर कोई परेशानी है, तो उससे हमसे साझा कर सकें। पुलिस द्वारा डिप्लॉयमेंट किया गया फोर्स का इन सभी इलाकों में